हेलो गुड इवनिंग साथियों, ज्ञान गरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है 26, 27, 28। ठीक है, इसलिए अब तैयारी जो है पूरी जोर और शोर के साथ हो जानी चाहिए। जो भी कुछ इनकम्प्लीटेड होगा क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कर लेंगे। और क्वेश्चन जब आपके सामने आता है और जब आप क्वेश्चन को कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस जग जाता है, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछने का ट्रेंड रहा है और जो एग्ज़ाम में पूछा है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल हताश और निराश नहीं होना है। आप लगातार जो है जो भी सेट जा रहा है कंटिन्यू में कीजिए, लगातार कीजिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, बहुत अच्छा लेवल रहेगा। इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और इस बार आपकी सिलेक्शन जो है पक्का है, एकदम सिलेक्शन होना ही होना है। आइए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि समय आपका बहुत ही बहुमूल्य है, इम्पोर्टेंट्स है। क्वेश्चंस हमारे पास है। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इंटर कोस्टल मसल्स अकर्स इन। मैंने बताया इंटर का मतलब होता है बिटवीन, कोस्टल्स का मतलब होता है जहाँ रिप्स पाया जाता है। ठीक है ना, रिप्स के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं उसी को हम लोग इंटर कोस्टल मसल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मसल्स आर फाउंड इन बिटवीन टू रिप्स, दो रिप्स के बीच में जो मसल्स पाया जाता है वही हमारा इंटरकोस्टल मसल कहता है। आखिर इसका काम क्या है? तो इंटरकोस्टल मसल का जो काम है वो क्या है, यानी थोरेकी कैविटी को अपवार्ड और इनवार्ड करना, मतलब बाहर की ओर और अंदर की ओर लाना, ये आपका संकुचित कराता है। ठीक है, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। क्या करेंगे? रिप्स आंसर करेंगे। जियोकार्पिक फ्रूट्स इज, बिल्कुल एक साथी है जो कमेंट किए हैं कि पीनट को ही हम लोग ग्राउंड नट भी कहते हैं। देखिए, अब एक छोटी सी चीज़ है क्योंकि मेरे माइंड से बिल्कुल हट करके था और मैं नहीं बता सका, क्योंकि जियोकार्पिक का मतलब मैं बताया था आपको। क्या बताया था? जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है ना, इनसाइड द अर्थ जो फ्रूट्स पकता है अर्थ के अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं जियोकार्पिक। और जियोकार्पिक हमारे पास मूंगफली होता है और मूंगफली को हम हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं पीनट कह लीजिए, पीनट या ग्राउंडनट कह लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जानकारी शेयर करने के लिए। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका, लेकिन सौभाग्य से उसमें नाम नहीं आ रहा। प्लीज़ नाम आप अपना मेंशन कर देंगे तो मैं आपका नाम लेने में बिल्कुल हिचकिचाहट और किसी भी तरह का हेजिटेशन महसूस नहीं करूंगा। आप प्लीज़, यानी स्टडी A1 स्टडी पॉइंट करके आता है, कंप्लीट नाम नहीं आता था। आप अगर कोई तकलीफ दिक्कत ना आए तो नाम प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा मुझे। पीनट और ग्राउंड नट लगातार वो देख भी रहे हैं आप, है ना, क्योंकि आपने ही कहा था कि सेट 14 को रिपीट कर दिया जाए और मैंने किया भी। ठीक है, उम्मीद पसंद भी आया होगा। अच्छे से जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन बन सकती थी उन सारी बातों को मैंने बताने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर। इससे पहले वाला सेट में मैंने नन ऑफ दी, क्योंकि इसके यानी पीनट को अल्सो ग्राउंडनट कहते हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, इसीलिए मैंने यानी जानकारी के अभाव में मैंने आंसर नन ऑफ दीज कर दिया। इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी आपसे करता हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। मैं क्षमा का पात्र हूँ, क्षमा का भागी हूँ। प्लीज़ आप मुझे माफ़ करेंगे। ठीक है, कर देंगे ना माफ़? हाँ, गाली नहीं देंगे, गलती हो जाती है ना। टीचर भी कभी स्टूडेंट्स था, ठीक है, जिस प्रकार सास भी कभी बहू थी। ठीक है ना, तो गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती है, माफ़ कर दें आप मुझे। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, डिप्लॉयड क्रोमोजोम्स नंबर इन ह्यूमंस। डिप्लॉयड क्रोमोजोम्स नंबर्स इन ह्यूमन, यानी डिप्लॉयड क्रोमोजोम, ह्यूमन में डिप्लॉयड क्रोमोजोम कितने होते हैं? ह्यूमन में डिप्लॉयड क्रोमोजोम जो होते हैं 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, कोई ऑर्गन्स ले लेगा, किसी ऑर्गन का नाम दे देगा और कहेगा कि इसमें कितने सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं। कोई भी ऑर्गन्स का बोला जाए, XYZ कुछ भी हो, एक ही पेयर, वन पेयर सेक्स क्रोमोजोम होता है, वन पेयर सेक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, और 22 पेयर जो होता है ऑटोजोम होता है। 22 पेयर ऑटोजोम्स होता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ द स्ट्रक्चर सिमिलर टू। मैंने आपको बताया कि फ्लोरिडियन जो होता है ये अलगी में स्टोर फूड होता है, यानी अलगी में जो स्टोर फूड होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम फ्लोरिडियन नाम है। तो ठीक उसी प्रकार
पौधे में जो प्रोटीन पौधे में जो फूड स्टोर होता है उसका नाम होता है स्टार्च, या उसी का अनदर नेम है एमाइलोपेक्टिन भी नाम है। ठीक है, ह्यूमन में हम लोगों में भी बात किया जाए तो हम लोगों में भी फूड स्टोर होता है और उसका नाम होता है ग्लाइकोजन। कहाँ, क्या नाम होता है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर फूड कहाँ स्टोर होता है तो याद रखिएगा लीवर। लीवर में एडिपोज टिश्यू होता है, वहीं पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है, यानी लीवर जो है हमारे शरीर के अंदर फूड को स्टोर रखने का काम करता है। ठीक है, तो आपसे फ्लोइडेन स्टार्च है द स्ट्रक्चर सिमिलर टू, यानी यहाँ स्टोरेज की तुलना स्टोरेज से, ये फ्लोइडेन स्टोरेज फूड है किसका? अलगी का। तो ठीक उसी प्रकार हमारे प्लांट्स में जो स्टोरेज फूड है स्टार्च है उसका नाम है एमाइलोपेक्टिन, और एनिमल्स में बात करें तो स्टोर फूड का नाम है ग्लाइकोजन। तो आंसर आपका ए नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, यानी कौन ऐसा है जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन्स है जो पाया ही जाना ही चाहिए और पाया जाता ही है। तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो है एनिमल्स के अंदर वो कोलाजन है। चाहे आपका स्किन की बात करें, चाहे वो मसल्स की बात करें या बोन्स की बात करें, हर जगह ये प्रोटीन्स पाया जाता है। ये जो मेन जो बने होते हैं कोलाजन जो है ये मेन 3 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी 3 तरह के एमिनो एसिड से बना होता है। याद रखिए कोलाजन जो है मेन पार्ट्स ऑफ एमिनो एसिड्स है। हम लोग के शरीर के अंदर जो होता है, याद रखिए एमिनो एसिड्स क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो होता है 2 तरह के एमिनो एसिड्स होता है, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो होता है हमारे पास, ठीक है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स यहाँ पे या हम ऐसे कह लें 20 एमिनो एसिड्स है हमारे पास। कितने? 20 एमिनो एसिड्स, जिसमें से 11 जो है नॉन एसेंशियल है। 11 कितने क्या है? नॉन एसेंशियल, और 9 जो है इसेंशियल है। ये जो इसेंशियल है ये इसका जो है निर्माण हमारा शरीर नहीं करता है, ये आउटी सोर्स से हम लोग लेते हैं, बाहर से फूड सप्लीमेंट्री के रूप में लेते हैं। ये छोटे बच्चों में ही बनता है, इसेंशियल प्रोटीन जो इन्फेंट बच्चे होते हैं उसमें बनता है। बाकी और जब हम लोग इस एज में आएंगे तो हमको लेना पड़ेगा। यही चीज़ की कमी हो जाती है, तो देखते होंगे कि कम एज में ज़्यादा एज का दिखना, ये सारी चीज़ इसी की वजह से होती है जो कि हम समझ नहीं पाते हैं और ऐसा घटना घट जाती है। ठीक है, अब हमारी सवाल है कि जो हमारा कोलाजन है ये कोलाजन 3 तरह के एमिनो एसिड से बना होता है। कितने तरह के? 3 तरह के एमिनो एसिड से बना होता है, ये माइंड में रखिएगा। क्या क्या नाम है इसका? 3 तरह के एमिनो एसिड का नाम है तो याद रखिएगा प्रोलीन, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन, दूसरा है ग्लाइसिन, तीसरा है हाइड्रोक्सी ग्लाइसिन। हाइड्रोक्सी ग्लाइसिन, ठीक है ना, ये माइंड में रखिएगा कि ये कोलाजन जो है 3 तरह के एमिनो एसिड से बना रहता है। किससे किससे बना रहता है? तो याद रखिए प्रोलीन, ठीक है, ग्लाइसिन और हाइड्रोक्सी ग्लाइसिन, ये माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए, और कोलाजन जो है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन्स है जो आपका शरीर कहाँ कहाँ पाया जाता है बताइए? बोन्स की बात करें, मसल्स की बात करें, ठीक है, स्किन्स की बात करें, टेंडन की बात करें, लिगामेंट की बात करें, ईच एंड एवरी पार्ट्स, हर जगह ये मौजूद है, इसीलिए इसको बोला गया मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन्स। ठीक है, कोलाजन। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सन हेम्प जूट इज ऑप्टेन फ्रॉम, यानी सन हेम्प जो है जूट वो पाए जाते हैं, ऑप्टेन किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं? तो याद रखिएगा फ्लोएम से ऑप्टेन किए जाते हैं। किससे? फ्लोएम से ऑप्टेन किए जाते हैं। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका है 7 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड्स फ्रॉम द फ्लोइंग। इनमें से हमारा बेसिक प्रोटीन एमिनो एसिड्स कौन है? तो बेसिक एमिनो एसिड्स की बात करिए तो कौन है हमारा, बताइए क्या है? बेसिक प्रोटीन हमारे पास लाइसिन है। अगर हमारा ऑप्शन में नहीं रहे और बेसिक एमिनो एसिड्स पूछे तो याद रखिए एग्रासीन भी बेसिक है, लाइसिन भी बेसिक है, हिस्टाडीन, हिस्टाडीन भी आपका क्या है? बेसिक एमिनो एसिड्स है, ये बात याद रखिएगा। यानी हमारे पास अगर मान लें कि ऑप्शंस में लाइसिन भी है, एग्रासीन भी है और हिस्टाडीन भी है तो आंसर हमारा मोर देन 1 हो जाएगा, मोर देन एबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी अब क्वेश्चंस को हम लोग को क्या है ना थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है कि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ दिया है या पूछा जा चुका तो ऑप्शन में यही रहेगा। ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ऑप्शन में लाइसिन भी हो सकता है, ऑप्शन में हिस्टाडीन भी हो सकता है, और हम मुझसे पूछा जाए बेसिक एमिनो एसिड्स कौन है तो आंसर मोर देन एबव है। अब एग्जाम से पहले क्या होता है ना कि जब हम एग्जाम से पहले जिन चीज़ों को
कुछ बातों को, पॉइंट को हम जब माइंड में रखते हैं तो मुमकिन है कि वो एग्जाम में टकरा ही जाता है और एग्जाम में पूछा जाता ही है। ठीक है, इसीलिए हमसे कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए जिसके वजह से हमारे सिलेक्शन का बाधा बन सके, तो हम उन सारी पॉइंटों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट इज एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन एक दर्द निवारक दवा है, यानी आपका सर दर्द हो, ठीक है, हृदय दर्द हो, तो हृदय दर्द के भी कंट्रोल करने के लिए जो है एस्प्रिन दिया जाता है। बोलता है कि इसको जब दर्द हो तो जुबान के नीचे दबा लीजिएगा। ठीक है, घोटा नहीं जाता इसको दबाने के, जैसे ही दबाएंगे आप तो धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, उसी का नाम है एस्प्रिन। और एस्प्रिन जो बने होते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का बना होता है, यानी एस्प्रिन जो है, एस्प्रिन ये आर कंपोज्ड ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड्स का बना होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ एक्वस KOH टू प्रोड्यूस एसिटाइल एल्डिहाइड। देखिए अब यहाँ पे बात चल गया मुझे कि एक्वस KOH जो है ये आपका रोल अदा करेगा एट अ कैटलिस्ट के रूप में। किसके रूप में? कैटलिस्ट के रूप में। और ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड को, यानी जो हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है ये सब हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है। और KOH करता क्या है, एक्वस KOH उस हाइड्रोजन ग्रुप क्लोरीन को उस कंपाउंड से रिमूव करके वहाँ अल्कोहल जोड़ने का काम करता है। तो स्ट्रक्चर बनाइए आप सबसे पहले, और एल्डिहाइड में बनाएगा, क्या करेगा, CH3 CH2 और आपका Cl है। तो एक्वस KOH जो है, एक्वस KOH OH जोड़ता है और वाटर रिमूव करता है। तो OH जोड़ता है और वाटर रिमूव करने के लिए, एल्डिहाइड बनाने के लिए एक ऑक्सीजन का उपस्थित होना जरूरी है। एक ऑक्सीजन, अगर मान ले कि ये एक OH जोड़ेगा, एक क्लोरीन को हटावेगा, तो ये हमारा दो क्लोरीन को हटाएगा और दो अल्कोहल जोड़ेगा, तब उसमें से एक पानी हटेगा तो उसमें हमारा एक ऑक्सीजन उपस्थित हो जाएगा। तो ये हमारा यानी एक Cl वाला नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हमारा CH3 CH Cl2, दो हमारा क्लोरीन वाला हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, रिएक्शन देख लीजिए आप, CH3 CH Cl2। ठीक है, एक्वस KOH क्या करता है, एक्वस KOH करता क्या है, ये Cl को भगाता है, माइनस लगाने का मतलब कि Cl भाग रहा है और OH Cl के जगह आ रहा है। तो क्या को Cl भागा है, दो को Cl भागा तो क्या को OH आ गया, दो OH आएगा। ये एज इट इज जो है वैसी रह जाएगा। बस एक्वस KOH का अटैक क्लोरीन पे हुआ है, कार्बन पे नहीं हुआ है, हाइड्रोजन पे नहीं हुआ है, हाइड्रोजन ग्रुप पे हुआ है। तो ये माइंड में रखिएगा। और क्या बना लेगा ये CH3 CH, और आपने Cl को भगाया है, क्या लाया है, OH लाया है। यहाँ भी क्या आ जाएगा, Cl को भागा आपने, OH लाया है, और यहाँ से क्या हो जाएगा -H2O, यानी यहाँ से ले लीजिए -H2O, वाटर भगाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा स्ट्रक्चर है वाटर का, इसको भगा दीजिए, क्या करिए, तो बच जाएगा हमारा एक सिर्फ ऑक्सीजन। तो हमारा ये जो बन जाएगा नेक्स्ट बनेगा हमारा CH3 CH, एक ही को ऑक्सीजन बच गया, और इसी को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार होता है, CH3, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, COOH, ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। इधर जो जुड़ा होगा कोई कार्बन ही जुड़ा होगा, बाकी दूसरा कोई जुड़ा नहीं होगा। अगर ऐसा चीज स्ट्रक्चर दिख जाए तो हमारा एल्डिहाइड है। तो यहाँ बना लीजिए, ये C है, डबल बॉन्ड, ये H, क्या बताइए, तो हमारा ये कॉमन है, इधर क्या जुड़ गया, CH3 पहले से मौजूद है, CH3, तो ये हमारा एल्डिहाइड बना लिया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर द करेक्ट आंसर। आई होप कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्लास 12 के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म का है, मतलब हमारा ट्रेन जो है जा रहा है धीरे धीरे अपर की तरफ, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, पूछा जा चुका है, वहाँ हम लोग इसको टच करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल घबराए नहीं, हर चीज़ को एक कोडिंग के रूप में मैंने लेकर के आया हूँ, और जहाँ दिक्कत आएगा उसको बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ। और प्लीज़ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और पूछते हैं, क्योंकि आप, इससे ये पता चलता है कि आप अपनी लाइफ के प्रति कितने सीरियसनेस है, कितनी सीरियस आप जो है दिखा रहे हैं। क्योंकि सिलेक्शन इस बार तो पक्का आपको लेना ही है, कोई रोकने नहीं जा रहा। आप इस बार आपका सिलेक्शन तय है, सुनिश्चित है। और 2023 कह रहे हैं, 2024 में आपका शिक्षण का पठन पाठन की क्रियाएं प्रारंभ होगी, आगाज होगी, स्टार्ट होगी, इनिशिएट करेगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना भी है कि आपका हर चीज़ सही हो, एज यूजुअल बेहतर हो, चाहे वो OMR के रंगने की बात हो या क्वेश्चंस करने की बात हो, हर जगह आपका सही हो। बेस्ट ऑफ लक अभी से ही एडवांस में। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज़
ज्ञान घर के को भूलिएगा नहीं, ज्ञान घर को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज्ञान घर के इससे जो आपने क्वेश्चन सेट लगाया है, कितना क्वेश्चन टकराया है, इसका भी मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, और बताया जब आपके सिलेक्शन में अगर ज्ञान घर का कुछ भी रोल अगर आए तो प्लीज़ शेयर करिए, अपने साथियों को भी बताइएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrNH3 4Cl2 इज। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा किसका, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम के बाद कोई भी जुड़ा होगा उसको हम लोग कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। लिगेंड हमारे पास जो होता है, मोनो डेंटेड लिगेंड भी होता है, बाइडेंटेड भी लिगेंड होता है, ट्राइडेंटेड भी होता है। तो लिगेंड कहते हैं किसको है, लिगेंड उसको कहते हैं जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करे। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मेटल एटम जो है कटोरा लेके बैठा है, कटोरा लेके बैठा है कि दे दे बाबा, यानी दे दे कोई बाबा के नाम, यानी दे दे बाबा को कोई दे दे, तो उसको देने का काम करेगा लिगेंड। मतलब लिगेंड जो होता है लोन पेयर डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, उसी को हम लोग कहते हैं लिगेंड। और जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया उसी को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आपको क्वेश्चन के रूप में बनाया जा सकता है कि लिगेंड क्या होता है। तो याद रखिएगा कि लिगेंड जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, वो अपना यानी जो डोनेट किया उसका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। यानी सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर को एक्सेप्टर है और लिगेंड लोन पेयर का डोनेटर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और ये हमारा जो लिगेंड है ये न्यूट्रल है। क्या है, लिगेंड हमारे पास एनायनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और केटायनिक भी हो सकते हैं। तो NH3 जो होता है, जो ये हमारा न्यूट्रल्स लिगेंड से होता है। ठीक है, आए बात समझ में। चलिए इस पे चार्ज जो हमारा पूछा, चार्ज, इसकी चार्ज कुछ नहीं होती है। NH3 के चार्ज जो है कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। Cl का चार्ज होता है -1, तो क्या वो Cl है, 2 है, तो इसका हमारा हो जाएगा 2। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है आपसे, तो एक Cl का होता है -1, तो 2 Cl का कितना हो जाएगा, -2। और इस कंपाउंड में ये कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका पूछा तो जिसका पूछा है वो या तो X मान लीजिए या क्रोम जो है एलिमेंट उसी को रहने दीजिए। ठीक है, और जो जो हमारा दिया हुआ है सबको जोड़िए, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये तो न्यूट्रल हमारा 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 × 4। ठीक है, प्लस यहाँ हमारा Cl की संख्या कितना है, 2 है, और एक Cl का चार्जेस कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ इंटू कर दीजिए -1। क्या इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है क्या, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम बराबर में दे देंगे 0 चार्ज। यानी हमारा जो है एक मैथ का इक्वेशन बनेगा, LHS बराबर है RHS। RHS में कौन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा कॉम्प्लेक्स का चार्ज हो जाएगा, और राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो हो जाएगा हमारा। ये हमारा निकालने का तरीका है। तो अब क्या हो जाएगा, क्या इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है क्या, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे 0। क्या कंसीडर करेंगे, 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब बताइए क्रोमियम, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × -1, तो ये हो जाएगा -2 बराबर 0। तो बताइए ये माइनस को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, ये चार्ज होगा, कहीं कहीं चार्ज लिखेगा, कहीं कहीं ऑक्सीडेशन नंबर लिखेगा, तो घबराएंगे बिल्कुल आप नहीं। क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। और क्रोमियम के बारे में दिलचस्प बात एक बता दूं कि केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे पहला एक्सेप्शन जो आया है कॉन्फ़िगरेशन के रूप में, तो हमारा क्रोमियम में ही आया है, ये याद रखिएगा। पहला एक्सेप्शन किसमें, कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहला अपवाद जो आया क्रोमियम का ही आया। पहला अपवाद किसका आया, पहला अपवाद जो है क्रोमियम का आया। ठीक है, क्रोमियम का आया। आए बात समझ में। क्या है, इसका होता है 24, कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा होता है AR आर्गन 4s1 3d2 3d5, ये याद रखिएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, आपसे कह रहा है द डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो, इनमें से, यानी डेंगू फीवर जो होता है किसके वजह से होता है, तो याद रखिएगा एडिस मॉस्किटोज की वजह से होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, द करेक्ट आंसर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, तो राइबोसोम का मेन कार्य क्या है, राइबोसोम का मेन कार्य है
प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा कि राइबोसोम जो मेडअप बनने के आधार पे कितने तरह का होता है, ये दो तरह का होता है, एक 70S और एक 80S होता है। 70S जो होता है ये हमारा 50+30 होता है, 50+30, और 80S जो होता है हमारा वो बोलिए 60+40 होता है, सॉरी 50+40, 50+40 ये होता हमारा। ये क्या है, एस क्या है, तो एस है हमारा राइबोसोम्स का यूनिट। सब इसको हम लोग सेडिमेंट्स यूनिट कहते हैं या सब यूनिट्स कहते हैं, ये घबराएंगे नहीं। S4 सेडिमेंट यूनिट, सेडिमेंट यूनिट याद रखिएगा, या सब यूनिट्स होता है। ठीक है, चलिए एक दिलचस्प और कहानी राइबोसोम्स, या एक एग्जांपल इसका लिख लीजिए। 70S कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम की संख्या 70S होता है, याद रखिएगा। एक बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था और मैक्सिमम विद्यार्थी इसको गलती कर बैठे थे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम कितने होते हैं, 70S होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग राइबोसोम का अगर पूछेगा कि राइबोसोम का खोज किसने किया, तो राइबोसोम का जो है यानी सी बेंडा नाम है, सी बेंडा ने खोजा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो याद रखिए हमारा आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। मेथेन हमारा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बट आर्गन नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी इज फॉर्म्ड इन कहाँ बनता है, तो एडिनिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। बनता कैसे, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जो लेते हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज टूटता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। कहाँ टूटता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज का टूटना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहता है। ये कहाँ टूटता है, साइटोप्लाज्म में। और बनता क्या है, पायरुवेट एसिड। क्या बनता है, पायरुवेटिक एसिड। पायरुवेटिक एसिड बनता है। ये पायरुवेटिक एसिड जाता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ये टूटता है CO2 प्लस H2O प्लस बोलिए एनर्जी। ये एनर्जी जो है किस फॉर्म में मिलता है हमको, ATP के फॉर्म में मिलता है। और ATP का दूसरा नाम एनर्जी करेंसी भी होता है। ATP का दूसरा नाम एनर्जी करेंसी भी होता है। आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने ATP बना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है 38 ATP बना, ये भी याद रखिएगा। कितना संख्या है, 38 ATP। किसी किसी बुक में 36 भी लिखता है, तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स। मैमल्स कहते हैं उसी को जो अपने ऑफ स्प्रिंग को, अपने बच्चे को मिल्क पिलाते हैं, उसी को हम लोग मैमल्स कहते हैं। और कह रहा है कि मैमल्स होने के बाद, मतलब मैमरी ग्लैंड्स होने के बाद, होने के बावजूद भी वो हमारा बेबी नहीं प्रोड्यूस करके एग प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एकिंडिया। क्या कहते हैं, इकिडना कहते हैं, एकिडना या इचिडना कह लीजिए। इचिडना ये नाम है हमारा, कंगारू बेबी देते हैं। लोरिसस ये भी आपका बेबी, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और एचिडना जो है ये भी आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसकी प्रजाति जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन। रेनिन हमारा पास आया, तो रेनिन जो है, रेनिन का काम है कैसीन का पचाना। क्या पचाना, कैसीन, जो इन्फेंट में पाया जाता है। यानी रेनिन किसको पचाता है, कैसीन का। और ये कैसीन इन्फेंट में ही होता है। और इन्फेंट यानी ये 6 से 7 साल के बाद, 6 से 7 साल के बाद रेनिन उपस्थित नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या एडल्ट में रेनिन उपस्थित होता है, तो रेनिन एडल्ट में उपस्थित नहीं होता है। ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक में पाया जाता है, जिसको आप गैस्ट्रिक जूस भी कह लीजिए। हमारा बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रेनिन किस चीज़ को पचाता है, तो रेनिन जो है कैसीन को पचाता है। और कैसीन की मात्रा सबसे ज़्यादा मदर मिल्क में होता है। सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीनियस और कैसीन का लेवल किस में होता है, मदर मिल्क में होता है। और यही वजह है कि ये पाया कहाँ जाता है, इन्फेंट में। कैसीन को हम और आप जो है पचाने की क्षमता नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेनिन नहीं है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। ये 6 से 7 साल के बाद जो है ये अब्सेंट हो जाता है। ठीक, रेनिन कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक में पाए जाते हैं। स्टमक का दूसरा नाम गैस्ट्रिक
ग्लैंड्स भी कहा जाता है। स्टमक में जो सेल पाया जाता है ये भी याद रखिए। अमाशय, स्टमक जो है, अमाशय के अंदर जो सेल है कोशिका, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोबलेट सेल। क्या नाम है? गोबलेट सेल। कितने मात्रा में होता है? मिलियन होता है, मिलियन। एक दो नहीं, मिलियन में बात करें हम तो ये चीज़ आपका क्लियर हुआ। यानी एक एक चीज़ कुरेद कर करके बताया जा रहा है। इंटेस्टाइनल जूस की बात करें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? तो बाइल जूस जो है हमारा लीवर सिक्रीट करता है, और ये हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। बाइल जूस जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, ये ब्रेक डाउनिंग एंजाइम्स। जैसे मान लें हमारा बाइल जूस जो है दो चीज़ से मिलकर बनता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर, सिक्रीट कौन किया इसको? सिक्रीट किया लीवर। और स्टोर कहाँ हुआ? स्टोर होता है ये गैल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, करता क्या है? बाइल जूस दो चीज से मिलकर बना होता है। बाइल जूस जो है दो चीज से मिलकर बना होता है। किससे किससे बोलिए? बाइल सॉल्ट प्लस, बाइल सॉल्ट प्लस बोलिए बिलीवर्डिन। ठीक है, बाइल सॉल्ट प्लस बिलीवर्डिन, ये हमारा जो है एक ब्रेक डाउनिंग कंपोनेंट है। क्या है? ब्रेक डाउनिंग कंपोनेंट है, तो ये याद रखिएगा। बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है? तो बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर। स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्ट्रॉयड हार्मोन, इनमें से कौन है जो एस्ट्रॉयड हार्मोन नहीं है? एस्ट्रॉयड के बारे में जान लीजिए। एस्ट्रॉयड हार्मोन उसको कहते हैं जिसका एक्टिविटी, जिसका रोल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। जिसका सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है वो हमारा एस्ट्रॉयड हार्मोन नहीं कहलाता है। तो थायरोक्सिन जो है हमारे पास नॉन एस्ट्रॉयड हार्मोन है। ए नंबर द करेक्ट आंसर। एस्ट्रोजन की बात करें, एल्डोस्टेरोन की बात करें, ये हमारा सेक्स हार्मोन्स के रूप में आता है, इसलिए ये हमारा एस्ट्रॉयड हार्मोन्स है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आता है हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज नंबर ऑफ अल्फा या सिग्मा कह लीजिए, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इज सेम। तो यानी किससे तुलना किया जा रहा है? किसी से तुलना किया जाता तब ना पता चला किस में नहीं है। तो अब देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए। सी और एन है, तो सी और एन के बीच 3 बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? 3 बॉन्ड बनता है। तो इसको स्क्वायर करिएगा तो हमारा बढ़ जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अब इसमें से देखिए कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, कार्बन बनाएगा मैक्सिमम 4 बॉन्ड। यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 बॉन्ड यहाँ से जोड़ दीजिए। नाइट्रोजन बनाता है हमारा 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड बन रहा है 1 2 3। जहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना, 3 लाइन बनेगा, वहां 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। इसका मतलब यहाँ सिग्मा हमारा 1 है, पाई की संख्या हमारा 2 है। ये हमारा जहां 3 लाइन हम की बात करें 3 लाइन में, और सिंगल लाइन हमेशा सिग्मा होता है। सिंगल लाइन हमेशा सिग्मा, मतलब सिग्मा कितने हो गए? 2 हो गए। आई बात समझ में? चलिए, यानी सिंगल लाइन ऑलवेज क्या होगा? सिग्मा। डबल लाइन जहां होगा वहां 1 सिग्मा और 1 पाई हो जाएगा। ट्रिपल लाइन होगा जहां, वहां पे जो है 1 सिग्मा और 2 पाई होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपसे सवाल आएगा कि डबल और ट्रिपल और सिग्मा में दोनों में मोर रिएक्टिव कौन है? तो हमारा जो है ये सब जो है हमारा मोर रिएक्टिव होता है, ये हमारा लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है? सिंगल लाइन वाला लेस रिएक्टिव होता है। आइए अगला प्रश्न आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेंस कोबाल्ट, यानी इनमें से कौन सा विटामिन है जो कोबाल्ट को कंटेन करता है? तो याद रखिए विटामिन B12 जो है कोबाल्ट को कंटेन करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है विटामिन B12 का अनदर नेम कोबालामीन है। ठीक है, और विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। और विटामिन B1 का क्या नाम है? बोलिए, थायमीन। ठीक है, जो अगर अधूरा है इनकम्प्लीट तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करिएगा तभी मजा आएगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या था? सबसे पहले पिक्रिक एसिड कहते हैं किसको है? तो ये हमारा बेंजीन स्ट्रक्चर है, बेंजीन। ये भी आपका क्लास 12 के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स है, वहाँ जब पढ़ेंगे आप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर तब पता चलेगा। ये हमारा OH जब किसी बेंजीन रिंग से OH जुड़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल। और इसका यूज जो है नाला वगैरह को क्लीनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 नंबर पे हम नाइट्रो ग्रुप जोड़ दें NO2, और 4 नंबर पे भी हम लोग NO2 जोड़ दें, और हम 6 नंबर पे भी क्या कर दें? NO2 जोड़ दें। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसको जो है पावरफुल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। तो नंबरिंग हम जहाँ से वहाँ से करेंगे। ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन दोनों में जो सुपेरियर है OH है, तो नंबरिंग हम सुपेरियर के पास से करें। 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए नाइट्रो कहाँ मिला?
नाइट्रो मिला 2 पर, नाइट्रो कहाँ मिला 4 पर, नाइट्रो कहाँ मिला 6 पर। जब नंबर नंबर रिपीट करेगा तो नंबर और नंबर के बीच में हम लोग कॉमा यूज करेंगे, ठीक है। और नंबर और अल्फ़ाबेट होगा, नंबर और अल्फ़ाबेट हो तो उसके बीच में हम लोग हाइफन का यूज करेंगे, याद रखिए, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच हाइफन का यूज करेंगे। और नंबर जब रिपीट करेगा तो उसके बीच में हम लोग कॉमन का यूज करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। चलिए अब क्या हो गया, तो हमारा नाइट्रो मिला 2 4 6, इसको कहेंगे ट्राई नाइट्रो। क्या को मिला नाइट्रो, 1 2 और 3, 3 को हम लोग यूज करते हैं ट्राई, क्या करते हैं ट्राई, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। अब हमने क्या कहा कि इसका तो नाम हो गया नाइट्रो। अब नाइट्रो को छिपाइए, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसमें क्या जुड़ा OH, इसको हम क्या बोलते हैं, जब बेंजीन रिंग से अगर OH जुड़ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं, फिनॉल। तो हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल नाम पड़ेगा। क्या नाम पड़ा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसी को हम लोग अनदर नेम ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। तो ये आपका आंसर बन गया। तो आंसर है ऑप्शन में है क्या, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। आए बात समझ में, चलिए तो ये आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन, इसमें पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने अभी आपको बताया कि मोनोडेंटेड भी होता है, बाईडेंटेड भी होता है। EN जो होता है ये 2 हमारा यानी 2 लोन पर डोनेट कर सकता है। तो 2 लोन पर डोनेट करने के के वजह से इसका नाम पड़ा बाईडेंटेड। क्या बना नाम, बाईडेंटेड। और ये क्लोरीन जो है हमारा 1 लोन पर डोनेट करेगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मोनोडेंटेड। क्या नाम पड़ा, मोनोडेंटेड। अब याद रखिए, तो अब हमारा EN जो है बाईडेंटेड, एक EN 2 लोन पर डोनेट कर सकता है। तो कै गो EN है, 2, तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 क्लोरीन हमारे पास, यानी 2 इसके साथ है ना, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2 यहाँ पे है, इसको काट ही देता हूँ। और Cl, तो ये Cl2 यहाँ है, ऊपर लिखा है। एक Cl 1 लोन पर डोनेट कर सकता है, तो कितने Cl है 2, तो टोटल कितने हो गए, ये 4 तो हमारा हो गया EN का। EN का पूरा नाम क्या है, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है ना, इथाइलिन डाइएमीन कुछ इस प्रकार नाम होता है। स्ट्रक्चर ये है हमारा, ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, बोलिए, इथिलीन डाइएमीन। तो इसमें जो हमारा इसको कहते हैं, देखिए, एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट हो सकता है और एक लोन पेयर यहाँ, यहाँ लोन पेयर है कि नहीं है, तो एक यहाँ से एक यहाँ से। तो एक स्ट्रक्चर में कितने, एक स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर डोनेट होने की पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए इसको हम लोग बोले बाईडेंटेड। तो 2 हमारा EN वाला, एक EN 2, तो 2 हमारा EN की संख्या तो 4 हो जाएगा। एक Cl डोनेट कर सकता है, तो Cl की संख्या 2, तो 2 Cl वाला, तो 4 और 2 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 6। ये जुड़ेगा इससे, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर जो है, सेंट्रल मेटल एटम, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारा लिगेंड है, ये भी हमारा लिगेंड है। तो सेंट्रल मेटल एटम हमेशा हमारा बीच में होगा, EN और EN दोनों तरफ से इसको घेरेगा कुछ इस प्रकार से, 2 को घेरा। चलिए, और Cl एक लाइन से गिरेगा। Cl कोऑर्डिनेशन का कोई सिंबल इस तरह से एरो टाइप का रहता है, ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है हमारा ना, डोनेट ना कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये हमारा हो गया आपका स्ट्रक्चर। आपसे स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी तक नोडल प्लेन से पूछा गया, ठीक है, इस बार हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। और नेक्स्ट क्लास जो हम लोग आएंगे, केमिस्ट्री का जो भी कंप्लीट जो पूछा, हाइब्रिडाइजेशन से लेकर के एसिड क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर से लेकर के हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज, एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, सारे क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे अब, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जिसको अगर आप क्वांटिटी बढ़ाइएगा तो उसके साइज और शेप में कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है, वही हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसमें आप क्या करिएगा, साइज और चीज़ बढ़ाइएगा तो चेंज कर जाएगा, ठीक है, जब क्वांटिटी बढ़ाइएगा तो उसका साइज और शेप चेंज कर जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन कौन हमारा इंटेंसिव है और कौन कौन हमारा एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव जो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए, जो किसी पे निर्भर डिपेंड ना करे, उसी वो हमारा क्या हो जाएगा, जो किसी पे डिपेंड ना करे उसको हम इंटेंसिव कहेंगे। जो हमारा डिपेंड करे यानी क्वांटिटी बढ़ाइएगा, उसका साइज उसका शेप बदल जाए तो हमारा कहलाता है एक्सटेंसिव। हो तो हमारा इंटेंसिव, तो इंटेंसिव हमारा इसमें से जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं है, हमारा वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ये हमारा इंटेंस, यानी अगर क्वांटिटी बढ़ाइएगा भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमारा ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वॉल्यूम और मास जो है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम और मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एग्जांपल हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन है, हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन है, इसको लिख लीजिए आप। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो आपके पास है कौन कौन है, लिख लीजिए, कोड के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोड के रूप में लिखेंगे, हमारे पास कौन कौन है, बोलिए। मेरा बाबू सोना चला दिल्ली टू पटना, दिल्ली टू फ्रांस, लिखिए फ्रांस। अब क्या है, मेरा M4 क्या हो गया, तो M4 का मतलब हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट, क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्रूड में बना दिया, यानी आपसे पूछे, आपसे क्या पूछे कि कौन है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, इसके लिए आपको जो कोड है, सॉरी, कौन है जो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन है, तो मेरा बाबू सोना चला कहाँ से, दिल्ली से फ्रांस की ओर चला, मेरा बाबू सोना चला कहाँ, दिल्ली से फ्रांस की ओर चला, तो मेरा एम घेर लीजिए, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बाबू का ब घेर लीजिए, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट, सोना ये आपका एस घेर लीजिए, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, चला C4 कंडक्टिविटी, D4 डेंसिटी, और F का जो है फ्लेमेबिलिटी, ठीक है, चलिए, तो याद रहेगा, यानी इनमें से कौन है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मेरा बाबू सोना चला दिल्ली टू फ्रांस की ओर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कंडक्टिविटी, डेंसिटी और फ्लेमेबिलिटी, ये सारे के सारे जो है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज के बाद भूलिएगा नहीं। मेरा बाबू सोना चला दिल्ली टू फ्रांस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, फ्लेमेबिलिटी, कंडक्टिविटी, ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। गुड, चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो इसको भी हम कोड लेकर के आए हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो आपके पास जो है मां मैं वेट, लॉस कर के आई वेल्लोर से, याद रहेगा, नहीं रहेगा, आपसे पूछेगा कि कौन है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो आप जो है ज्ञान घर द्वारा दिया गया इस कोड को, इस ट्रिक को याद रखिएगा। मां मैं वेट लॉस करके आई वेल्लोर से, क्या भूलेंगे आप, मां का M4 मतलब होता मास, और मैं M4 मतलब दो मां आया, मोल्स और मास, ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। मां मैं, मोल्स, मास, वेट कंप्लीट लिखा गया, लॉस L4 आप लेंथ लिखिएगा, लॉस का लेंथ करके कंप्लीट है, आई A4 एरिया, और I4 बोलिए, I4 इंटेंसिटी, और V4 वॉल्यूम, क्या आप भूलेंगे इस कोड के बाद, आज के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि एक्सटेंसिव कौन है और इंटेंसिव कौन है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पूछे आपसे तो क्या बताएंगे आप, याद रखिए, मेरा सोना बाबू चला, कहां से, मेरा सोना बाबू चला दिल्ली से फ्रांस की ओर, मेरा मेल्टिंग पॉइंट बाबू, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, फ्लेमेबिलिटी
और एक टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन हो गए, माँ मैं वेट लॉस करके आई कहाँ से, वेलोर से, मास, मोल्स, वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, ये सब के सब हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्या आप भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। माँ मैं वेट लॉस करके आई वेलोर से, मोल्स, मास, वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, बोलिए इंटेंसिटी, ये सब हमारे के पास हमारे लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इतना ट्रिक, 100 ट्रिक, इसके बाद आपको आज के बाद एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में कोई कंफ्यूजन नहीं, भूलिएगा नहीं। ठीक है, मेरा बाबू सोना चला दिल्ली टू फ्रांस, मेरा बाबू सोना चला दिल्ली टू फ्रांस। उसके बाद माँ मैं वेट लॉस करके आई वेल्लोर से। क्लियर, क्लियर हुआ या भूल जाएंगे आप, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पहले फिर से मैं रिकॉर्ड करा देता हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपसे पूछे कि कौन है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ आपको कोड याद रखना है, मेरा बाबू सोना चला दिल्ली से फ्रांस। मेरा एम को वहाँ लेंगे आप, क्या लेंगे, M4 आप लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बाबू में जो है बा वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट, सोना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चला कंडक्टिविटी, दिल्ली डेंसिटी, फ्रांस फ्लेमेबिलिटी, ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव में आ जाए, माँ मैं वेट लॉस करके आई कहाँ से, वेल्लोर से, मास, मोल्स, वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इंटेंसिव, ये सब के सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आपको एक कोड बना करके भी दे रहा है, ट्रिक बना करके भी दे रहा है, आप बिल्कुल नहीं भूलें। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज, इनमें से कौन है जो सबसे बड़ा साइज है, यानी सब सेम ग्रुप का है, ये सेकेंड ग्रुप का ही है, मैग्नीशियम, बेरिलियम और रेडियम। तो रेडियस की बात करिएगा तो बेरिलियम का रेडियस छोटा होता है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का छोटा होता है कैल्शियम से, कैल्शियम का छोटा होता है स्ट्रोंशियम से और एसबी से, और उसके बाद उसका जो छोटा होता है रेडियम से होता है। तो यानी सबसे बड़ा साइज हमारा रेडियम का है, जिसका रेडियस बड़ा उसका साइज बड़ा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन px ऑर्बिटल्स। देखिए हमारे पास जो हमारे पास p ऑर्बिटल है वो हमारा एक्स वाई जेड प्लेन का कंसीडर करता है। क्या करता है, एक्स वाई जेड प्लेन कंसीडर करता है, एक्स वाई जेड प्लेन कंसीडर करता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो आपसे पूछा एक्स पे, तो एक्स पे जो हमारा अगर ले करके हम आएंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को, दूसरे को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो एक्स के ही अकॉर्डिंग, तो हमारे पास यानी एक्स को ओवरलैप जो करने वाला दूसरा एक्स होगा वो कितना होगा, एक ही होगा। तो हमारा नोडल प्लेन अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस हमारा 1 होने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो याद रखिएगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा होगा। अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, तो उसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगा, और उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा भी। या कोई अनदर एलिमेंट्स, कार्बन हो या कुछ भी हो, अगर अटैच हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा ऑक्सीजन। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा ए नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। ये सब तरीका जो मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता, तो ये भी आपको एक कोड के रूप में लिखा दूंगा ताकि आप बोलेंगे नहीं। जैसे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मैंने आज कोड लिखाया, ठीक उसी प्रकार मैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कोड लिखा दूंगा कि किसका कितना होता है। तो आज ये 25 क्वेश्चन के साथ सेट 18 होता है कंप्लीट। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके साथी के लिए, आपके भाइयों के लिए, बहनों के लिए, ठीक है, भतीजा भतीजी, बेटा बेटी, हर कोई भी हो, उनके लिए CBSE क्लास के पैटर्न पे, मतलब जो कंप्लीट साइंस ले करके हम आए, और उनका कल क्लास, पहला क्लास स्टार्ट होने वाला है एट द 8, मतलब 8 PM से स्टार्ट है, जो है लाइव क्लास ही होगा एप्लीकेशन के मोड पे। ठीक है, ओनली फॉर, यानी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आपका प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप ज्ञान घर सर्च करेंगे, वहाँ पे रेड लोगो आएगा, उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और CBSE पैटर्न पे हिंदी पैटर्न में भी आएगा, कंप्लीट साइंस पढ़ाई जाएगी उस पर।
ठीक है, बोर्ड पैटर्न पे, और उससे आधारित पे जो भी क्वेश्चंस बनता है उसको भी बताया जाएगा। इसलिए आप जो है अपने भाइयों के लिए भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, और बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, कोई फ़ी ही नहीं, ओनली 99 रुपीज़ है। ठीक है, बस एजुकेशन को आम करना है, एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाना है। साइंस जो एक फोबिया बना हुआ है लोग बच्चों के भीड़ में, यानी विद्यार्थियों के भीड़ में, उस साइंस की फोबिया को, उस डर को ख़त्म करना है। इसलिए अगर डर को ख़त्म करना है तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल है आपके पास, उसको इंस्टॉल करिए और ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से जुड़िए। मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी और पूरी सरलता के साथ, सहजता के साथ, उसके बाद क्या करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बने उन सारी पॉइंटों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, ओनली फॉर 99 रुपीज़, कोई कीमत नहीं, लेकिन एजुकेशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी कराई जाएगी, उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है वो सबको डिस्कस किया जाएगा, और संभावित जो क्वेश्चन बनने वाली है वो सारी क्वेश्चन को बताया भी जाएगा, और बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। क्योंकि विद्यार्थी पढ़ाए हुए बहुत अच्छे अच्छे स्कोर किए, लेकिन मैं सारी चीज़, मेरी आदत नहीं है, मेरा काम है पढ़ा देना बच्चे को, बच्चे सक्सेस करेंगे, रिजल्ट होंगे। इन फ्यूचर आप भले नाम लो या ना हो, बच्चे नाम लेंगे ही लेंगे और बताएंगे ही। इसलिए बारी आपकी भी है, अपने भाइयों के लिए भी, बहनों के लिए भी, भतीजा भतीजी, बेटा बेटी, भांजा भांजी, किसी के लिए भी आप इस एप्लीकेशन को ट्राई करेंगे। और कल से पहला क्लास स्टार्ट है, आप सहयोग करें, मैं आपके साथ तथासंभव, यथाशीघ्र, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों। ज्ञान का यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।